मैं शुरू करूँ? राइट, सो हम बात कर रहे थे कि मेन ब्रांचेस जो है कॉर्ड्स की, द लार्ज ब्रांचेस दे आर 5। पोस्टीरियर कॉर्ड से जो 2 ब्रांचेस आती हैं, उनमें वन ऑफ द ब्रांच इज़ लार्जर वन, उसमें सारे के सारे रूट वैल्यूज़ होते हैं, व्हिच इज़ रेडियल नर्व। और रेडियल नर्व इज़ द मेन ब्रांच व्हिच इज़ सप्लाइंग द posterior compartments of arm, forearm और back of hand। एक्सिलरी नर्व आ जाती है, लेकिन एक्सिलरी नर्व जो है वो अपर आर्म में ही खत्म हो जाती है, डेल्टोइड और टीरीज माइनर को सप्लाई करके, एंड देन a small part of lateral skin of upper arm, right? So axillary nerve and radial nerve, these are the two branches of posterior cord। lateral cord जो है इसकी एक मेन ब्रांच जो कि आर्म के रीजन में सप्लाई करनी है, that is going to supply the anterior compartment of arm is called musculocutaneous nerve। तो ये lateral cord की ब्रांच है। अब आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि अगर ये lateral cord की ब्रांच है तो इसमें इन 3 रूट वैल्यूज की कंट्रीब्यूशन होगी, C5, C6 एंड देन क्योंकि ये मिडिल ट्रंक से भी आई है डिवीजन, तो इट विल हैव C7 आल्सो। तो यहाँ पर जो नर्व है उनमें बेसिकली C5, 6 और 7 की कंट्रीब्यूशन होगी। लोअर ट्रंक की जो नर्व है उसमें C8, T1 की कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। और जो पोस्टीरियर में है, क्योंकि वो सारे के सारे रूट वैल्यूज इन्वॉल्व हुई हैं, तो उनमें सारी होगी। एक्सिलरी नर्व क्योंकि स्मॉल बंडल था, उसमें C5, C6, 7 की इन्वॉल्वमेंट है। रेडियल नर्व में ये सारी रूट वैल्यूज है। ठीक, आगे अगर आप देखें, लैटरल और मीडियल कॉर्ड से एक-एक बंडल अराइज करता है एंड इट इज गोइंग टू जॉइन टुगेदर in front of the axillary artery. That nerve is called median nerve। ठीक, so you have musculocutaneous nerve, then you have axillary nerve, then you have median nerve, then you have ulnar nerve and you have radial nerve। ulnar nerve जो है वो medial cord की ब्रांच है। medial cord की एक ये और ये ब्रांच जो है वो median nerve बनाते हैं। ठीक, तो ये ब्रांचेस की डिस्ट्रीब्यूशन हमने रीजन वाइज दोबारा पढ़नी है, जो मेन ब्रांचेस है। अभी इस वक्त आपके लिए जरूरी है, यू हैव टू मेमोराइज के जो स्मॉलर ब्रांचेस थी वो किधर किधर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। नाउ दिस इज वन असाइनमेंट, you have to do draw and label brachial plexus and you have to discuss Erb's paralysis and Klumpke's paralysis। ये जो असाइनमेंट है बेटा, आप लोगों ने मुझे इसी वीक में मंडे तक जो है वो भेजनी है। आपने ये ड्रॉ एंड लेबल करने हैं और लिखने हैं अपनी नोटबुक्स पे या जिस भी पेजेस पे लिखते हैं। उसके बाद आपने उसकी पिक्चर्स लेनी है और उसकी पीडीएफ फॉर्म बना के वो मुझे आपने व्हाट्सएप पे सेंड कर। अच्छा चलें, इस तरह से कर लें कि जो ड्रॉ एंड लेबल है वो आप स्केच बुक पे कर लें और जो ये जो डिस्कस करना है ये पेजेस पे कर लें। ठीक है, तो स्केच बुक पे आप जब ड्रॉ एंड लेबल करेंगे, आप मुझे पिक्चर्स भेज दें, उस पे आपका नाम और रोल नंबर जरूर लिखाना चाहिए दोनों चीजों पे। मैंने मंडे को मार्किंग करनी है और फाइनल स्टेज ऑफ अपर लिम उसमें 1 मार्क होगा आपकी इस असाइनमेंट का, और मंडे इज लास्ट डे। आपके पास वीकेंड है तो आप इसको कर लें। बेटा आप लोग ऐसे करें कि ब्लैंक पेज पे बना लें और ब्लैंक पेज पे बना के आप लोग तस्वीर मुझे तो भेज दो। जब आप लोग वापस जाओगे हॉस्टल में तो स्केच बुक्स होंगी, आप वहां पर जाके पेस्ट कर लेना उसको किसी भी पेज पे। ठीक, ये आपकी फिर भी काउंट हो जाएगी। तो यू हैव टू डू दिस असाइनमेंट। क्लियर? स्क्रीनशॉट में इसको जो है ना वो, हाँ जी, व्हाट्सएप करनी है मुझे तस्वीरें, जो है ना व्हाट्सएप करनी है। अगर पीडीएफ फॉर्म में करेंगे ज्यादा बेहतर है, लेकिन पिक्चर्स भी भेज सकते हैं। 2-2 3-3 तस्वीरें तो बननी है। राइट, ओके जी। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट कि ह्यूमरस का हमने रिलेशन देखना है कि एक्सिला से जब ये लार्ज नर्व्स आती हैं, जो 5 ब्रांचेस हैं, उनका ह्यूमरस के साथ क्या रिलेशन है। जब भी ट्रॉमा होता है और फ्रैक्चर्स होते हैं तो हमने ये देखना है कि अगर आपको सिनेरियो में आप पूछा जाता है कि 2-3 तस्वीरें बेटा, इसलिए मैंने कहा है कि एक डायग्राम होगी और बाकी 2 जो पेजेस होंगे वो उस पे आपने क्लम्पकी और अर्ब्स पैरालिसिस लिखा होगा। ठीक है? नाउ प्लीज फोकस। ये स्लाइड मैं आपको बता दूं कि एक्सिलरी नर्व इज वाइंडिंग अराउंड द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। ठीक, सो एक्सिलरी नर्व जो है
आपको सिनेरियो अगर आए कि देयर इज फ्रैक्चर ऑफ सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सिलरी नर्व और उसके साथ जो ब्लड वेसल ट्रैवल कर रही है उनके डैमेज होने का खतरा है। देन वी हैव रेडियल नर्व, जो कि पीछे रेडियल ग्रूव से पास कर रही है, तो मिड ऑफ द शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर होगा, तो फिर दिस इज डैमेज टू रेडियल नर्व और उसके साथ जो ब्लड वेसल्स ट्रैवल कर रही है। देन अल्नर नर्व यहाँ पर देखें कि इट इज पासिंग बिहाइंड दिस मीडियल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस। तो अगर लोअर पार्ट पे फ्रैक्चर होगा, लोअर पार्ट पे अगर फ्रैक्चर होगा तो या तो मीडियन नर्व का डैमेज होगा या फिर अल्नर नर्व का डैमेज। नाउ इंजरीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि मैं आपको स्लाइड्स भेज दूंगी, आप उसको एक दफा देख लीजिएगा। जब ब्रेकियल प्लेक्सस को बहुत ज्यादा स्ट्रेच आता है या वो बहुत ज्यादा खींचा जाता है, तो ये इस तरह से जो है ना ब्रेकियल प्लेक्सस के जो कॉर्ड्स हैं या जो पीछे से रूट्स हैं, ट्रंक्स हैं, उन पे स्ट्रेच से टीयर आ सकता है, वो पूरा का पूरा ब्रेक भी कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली चाइल्ड बर्थ के दौरान में ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। नेक वाले रीजन में होगा या एक्सिला में होगा ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरीज का चांसेस, क्योंकि बाकी जो है वो बोन्स के पीछे है, ठीक है। रेट्रोक्लाविकुलर रीजन में तो मुश्किल हो जाएगा। कॉजेज क्या होती हैं? कोई भी डिजीज हो सकती है, जैसे यहाँ पर जो है ना वो लिम्फेडिनोपैथी हो जाए, कोई ट्यूमर हो जाए जो या मसल जो है उसका स्पैज्म हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ब्रेकियल प्लेक्सस जो है ना वो मसल्स के अंदर कंप्रेस हो जाएगा या किसी ट्यूमर के अंदर वो आ सकता है, तो कंप्रेस हो जाती है नर्व्स, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेचिंग की वजह से नेक और शोल्डर में जब एंगल बहुत ज्यादा एकदम इंक्रीज होता है, बहुत ज्यादा हम नेक को मोड़ देते हैं या गिरते वक्त या डिलीवरी के वक्त जो है ना वो बेबी की अगर नेक को बहुत ज्यादा खींच लिया जाए, तो उस वक्त जो है वो ब्रेकियल प्लेक्सस को इंजरी आ सकती है। या सीधा सीधा क्या होगा, स्टैब वुंड नेक में हो जाए तो ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरीज हो सकती है, ठीक। इसके अलावा बहुत देर तक जो है ना वो माइनर ट्रॉमा चलता रहे, बैक फ्रैक्चर है जो पोस्टीरियर नेक वाले रीजन की तरफ उसके जो है ना स्ट्रैप्स आते हैं, तो बहुत लंबे अरसे तक भी कंप्रेस होती रहे नर्व्स, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो टिंगलिंग और नर्व कंप्रेशन के जो है ना वो इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। इफेक्ट्स क्या होंगे? अगर मूवमेंट में मसला होगा तो उसको हम कहते हैं पैरालिसिस, और अगर सेंसेशन में मसला होगा तो उसको हम कहते हैं एनेस्थीसिया, ठीक। राइट। तो ये आपको नजर आ रहा है कि बेबी जो है उसकी नेक को बहुत ज्यादा जो डिलीवरी कर रही है गायनेकोलॉजिस्ट, उसने अगर स्ट्रेच किया है तो ओवर स्ट्रेच हो गया। अपर ट्रंक यानी इस रूट C5 और C6 वाले रीजन पे जो है ना खिंचाव आया है, और अपर ट्रंक पे खिंचाव की वजह से इंजरी हो गई है। नाउ दिस इंजरी इज हियर। अपर ट्रंक वाला रीजन जो था ना वो आर्म के मसल्स को और फोर आर्म के कुछ मसल्स को सप्लाई कर रहा था, मेनली आर्म के मसल्स को। और स्किन भी देखें, आर्म की लैटरल साइड की और फोर आर्म की लैटरल साइड की स्किन जो थी ना वो अपर ट्रंक से आ रही थी। तो ये आपको एक नजर आ रही है पिक्चर अर्ब्स पैरालिसिस की, ठीक है। इसकी हो सकता है मैं वीडियो भी आपको शेयर कर दूं, पेशेंट की होंगी यूट्यूब पे कोई, कि पेशेंट का जो आर्म है वो फ्लेक्स नहीं हो सकता क्योंकि एंटीरियर कंपार्टमेंट के सारे जो फ्लेक्सर मसल्स होते हैं वो पैरालाइज हो चुके हैं। तो आर्म एक्सटेंडेड है। एबडक्शन नहीं हो सकती क्योंकि एक्सिलरी नर्व में भी C5 C6 वाली रूट वैल्यू आती है, तो एडक्टेड है। मीडियल रोटेशन हुई हुई है क्योंकि लैटरल रोटेटर जो थे एक्सिलरी नर्व के साथ टीरीज माइनर एक्सिलरी नर्व ने सप्लाई करना है। इसके अलावा इंफ्रास्पाइनेटस की भी यही रूट वैल्यूज है। तो बेसिकली जो लैटरल रोटेटर्स हैं वो पैरालाइज्ड हैं, तो लिम्ब जो है वो मीडियली रोटेट हुआ हुआ है। अब बाइसेप्स ये है जो एंटीरियर कंपार्टमेंट का है वो फ्लेक्सर भी है और वो सुपिनेटर भी है। तो सुपिनेशन जो है वो भी पैरालाइज हो गई, तो फिर यहाँ पर प्रोनेशन हुई है, और इसको हम कहते हैं वेटर्स टिप्स पैल्सी या फिर पुलिसमैन टिप्स पैल्सी, कि वो ऐसे हाथ छुपा के अंदर की तरफ करके पैसे मांग रहे होते हैं ना जब, ये वो वाली सिचुएशन है। दिस इज अपर ट्रंक इंजरी जिसमें C5 C6 रूट्स इन्वॉल्व है, ठीक। आर्म्स पैल्सी और वेटर स्टिप्स पोजीशन, एडक्शन है, एक्सटेंडेड है और प्रोनेटेड। यू कैन सी हियर अगेन कि आर्म्स पैल्सी के आपको सारे फीचर्स नजर आ रहे हैं। मीडियल रोटेशन हुई है, एडक्शन हुई भी है, और ये वेटर स्टिप्स पैल्सी वाला हाल आपको नजर आ रहा है। इसके साथ साथ कुछ फाइबर्स जो है ना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के भी इसमें आ रहे होते हैं रूट्स में,
तो रूट्स के लेवल पे जब डैमेज होता है तो फिर ये एक और भी सिचुएशन आती है जिसको हम हॉर्नर सिंड्रोम कहते हैं। ये चीज़ आपने बीडी से एक दफ़ा ये दोनों पैरालिसिस जो है ना वो रीड करके फिर वो मुझे असाइनमेंट बना के देनी है, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। नाउ अगर ये सिचुएशन आपको नज़र आ रही है कि आर्म से पकड़ के बेबी को जो है ना वो पुल किया जा रहा है। जब आर्म को ऊपर की तरफ किया जाता है तो जो लोअर नर्व्स होती हैं, रूट्स होती हैं C8 एंड T1 दे आर इन्वॉल्व्ड बेसिकली उनका खिंचाव होता है, ठीक है? अपर वाली जो है ना वो रिलैक्स हो जाती हैं गर्दन के साथ। दिस इज़ कॉल्ड क्लम्पकीज़ पैरालिसिस और इसमें जो है 8 और T1 इन्वॉल्व्ड है। 8 और T1 लोअर ट्रंक था और लोअर ट्रंक जो है वो अल्नर नर्व के थ्रू हैंड में जा रहा होता है। तो आपको जो भी चीज़ नज़र आएगी वो हैंड के मसल्स जो है ना उनका पैरालिसिस नज़र आएगा। और क्योंकि वहाँ पर फ्लेक्सर सारे इफ़ेक्ट होते हैं तो फिर आपको वो क्लॉ हैंड एक सिचुएशन नज़र आती है। दिस इज़ द इफ़ेक्ट। यहाँ के फ्लेक्सर और यहाँ के एक्सटेंसर्स पैरालाइज़ हो जाते हैं तो ये वाली एक पिक्चर आती है व्हिच इज़ कॉल्ड क्लॉ हैंड। ठीक? अच्छा कॉर्ड कंप्रेशन मैं आज नहीं बता रही। ये आप एक दफ़ा यही स्लाइड से ही रीड कर लेना, इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। लैटरल कॉर्ड कंप्रेस होगी तो क्या इफ़ेक्ट होंगे? आपको रूट वैल्यू से और नर्व से अंदाज़ा हो जाएगा और अगर अभी समझ नहीं आता तो हम जब अपर लिम्ब खत्म कर लेंगे और सारी नर्व्स की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये मीडियल कॉर्ड की जो ब्रांचेज़ हैं वो किधर-किधर सप्लाई कर रही हैं तो वो क्या-क्या लॉस आएँगे, ठीक? रूट्स की एक ब्रांच थी जिसको हमने कहा था लॉन्ग थोरेसिक नर्व उसके पैरालिसिस में फिर ये रिंगिंग ऑफ स्कैपुला ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे जब हम नर्व्स पढ़ेंगे तो वी आर गोइंग टू स्टडी के क्या नर्व इफेक्ट होगी तो क्लॉ हैंड एक सिचुएशन है जब अल्नर नर्व आई मीडियन नर्व में क्योंकि हैंड के ये थंब वाले मसल्स इन्वॉल्व होते हैं तो थंब की जो अगर पैरालिसिस हो जाएगी तो फिर मीडियन नर्व लेजन होगा और रेडियल नर्व क्योंकि एक्सटेंसर्स को सप्लाई कर रही है तो उसकी वजह से रिस्ट ड्रॉप हो जाता है क्योंकि वो रिस्ट जो है वो फ्लेक्शन में चली जाती है एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है सो दिस इज कॉल्ड रिस्ट ड्रॉप तो ये रेडियल नर्व लेजन हो गया ठीक थैंक यू सो मच और मैं अभी